हे गाइज, आज का अपना टॉपिक है सेल इंजरी के बारे में। सेल इंजरी में अपन पढ़ने वाले हैं इंट्रोडक्शन, कोजेज क्या है सेल इंजरी के, टाइप्स ऑफ सेल इंजरी और डिस्कशन करेंगे अपन टाइप्स के बारे में। अपना टॉपिक है सेल इंजरी। सेल इंजरी होती क्या है ये अपन देखने वाले हैं। उससे पहले समझें कि सेल है बॉडी की बेसिक यूनिट है, टिश्यू है उसकी बेसिक यूनिट है, वो सेल है। अब किसी भी वैरायटी का स्ट्रेस, किसी भी टाइप का स्ट्रेस जब किसी सेल पे आता है तो वो अपने इंटरनल और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में चेंजेज करती है। उसको कहते हैं अपन सेल इंजरी, उसको कहते हैं सेल इंजरी। जब भी किसी सेल पे किसी भी टाइप का स्ट्रेस आता है तो उसके इंटरनल और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में कुछ चेंजेज होते हैं, उसी को अपन जानते हैं सेल इंजरी के नाम से। अब सेल इंजरी है वो कितनी सीवियर होगी, उसकी सीवियरिटी कितनी होगी, ये डिपेंड करेगा वो सेल किस टाइप की है, एक्सटेंट ऑफ इंजरी क्या है और टाइप ऑफ इंजरी क्या है। तो वो किस किस पे डिपेंड करेगा। सीवियरिटी ऑफ सेल इंजरी डिपेंड्स ऑन टाइप्स ऑफ सेल इन्वॉल्व, कौन सी सेल इन्वॉल्व हुई है, एक्सटेंट ऑफ इंजरी कितनी ड्यूरेशन के लिए इंजरी है, और टाइप ऑफ इंजरी किस टाइप की इंजरी है। वो हाइपोक्सिया है, टेम्परेचर की वजह से है, कोल्ड की वजह से है, केमिकल की वजह से है, माइक्रोब्स की वजह से, इम्यूनिटी की वजह से, इन सब पे डिपेंड करेगी। अब देखते हैं कॉमन कोजेज क्या क्या है सेल इंजरी के। बहुत सारे कोजेज हैं सेल इंजरी के। तो हाइपोक्सिया मोस्ट कॉमन कोज जो है सेल इंजरी का वो है हाइपोक्सिया। इसके अलावा टेम्परेचर, इसके अलावा कोल्ड और केमिकल्स। अभी अपन ने देखा कि हाइपोक्सिया जो है वो मोस्ट कॉमन कोज ऑफ सेल इंजरी है। हाइपोक्सिया जो है वो मोस्ट कॉमन कोज ऑफ सेल इंजरी है। अब हाइपोक्सिया होता क्या है। हाइपोक्सिया नाम से हाइपोक्सिया, हाइपोक्सिया मतलब ऑक्सीजन की कमी, ऑक्सीजन की कमी को अपन हाइपोक्सिया बोलेंगे। ठीक है, अब एक बेसिक समझते हैं कि बॉडी में ऑक्सीजन एंटर कैसे होती है और वो किस तरह से सेल तक पहुंचती है। तो ऑक्सीजन रेस्पिरेशन या ब्रीदिंग के थ्रू जाती है लंग्स तक, ये लंग्स है। लंग्स से वो जाती है ब्लड में, ब्लड में होती है आरबीसी सेल्स, ये आरबीसी हैं। आरबीसी में होता है हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ मिलकर बनाता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ठीक है, अब जो ऑक्सी हीमोग्लोबिन है वो ट्रेवल करता है लंग से बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में, बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में, वहाँ पर वो ब्लड से वापस जाता है सेल्स में। ठीक है, ब्लड से जाएगा सेल्स में। पहला स्टेप एंटर करना लंग्स में। दूसरा जो स्टेप है वो है आरबीसी का हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ मिलकर ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है। तीसरा स्टेप है ट्रांसफर ऑफ ऑक्सीजन और चौथा स्टेप है यूटिलाइजेशन ऑफ ऑक्सीजन बाय सेल्स। ठीक है, तो ये हैं स्टेप्स ऑक्सीजन को यूटिलाइज करने के। अब देखिए कहाँ कहाँ पर प्रॉब्लम हो सकती है। पहली प्रॉब्लम्स हो सकती है पहले स्टेप में, इस स्टेप में ब्रीदिंग की प्रोसेस है उसी में ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी है, तो हाइपोक्सिक हाइपोक्सिया मतलब। अब दूसरा है कि हीमोग्लोबिन जो है वो फंक्शनल नहीं है या हीमोग्लोबिन की डेफिशिएंसी है, तो उसको बोलेंगे एनेमिक हाइपोक्सिया, एनेमिक हाइपोक्सिया। अब तीसरा है कि ब्लड फ्लो प्रॉपर नहीं हो पा रहा है, ये जो ब्लड फ्लो है ये प्रॉपर नहीं हो पा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर प्रॉब्लम हो सकती है, तो उसको बोलते हैं स्टेगनेंट हाइपोक्सिया, मतलब ब्लड फ्लो प्रॉपर नहीं हो पा रहा है। अब फोर्थ है कि जो ऑक्सीजन है उसको सेल सही से यूटिलाइज नहीं कर पा रही, तो उसको बोलते हैं हिस्टोटॉक्सिक हाइपोक्सिया। ये चार टाइप के हाइपोक्सिया हैं। अपन ने आउटलाइन से समझा कि हाइपोक्सिया कितने टाइप के होते हैं। अब एक बार इनको समराइज कर लेते हैं। हाइपोक्सिक हाइपोक्सिया में क्या होता है, नॉर्मली ऑक्सीजन की ही डेफिशिएंसी होती है जो एयर अपने ब्रीदिंग प्रोसेस में एंटर करती है। तो वो कहाँ कहाँ पर हो सकती है, हाई एल्टीट्यूड, हाई एल्टीट्यूड पे अपन जाएंगे तो ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी होती जाती है। ठीक है, ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कम होता जाता है। इसके अलावा सीओपीडी, सीओपीडी क्या है, एक लंग्स की बीमारी है जिसमें ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज को बोलते हैं, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज। ठीक है, ये एक टाइप की ऑब्स्ट्रक्टिव कंडीशन है। इसके अलावा एनीमिक हाइपोक्सिया, एनीमिक हाइपोक्सिया में क्या होगा, नॉन फंक्शनल हीमोग्लोबिन होगा या अल्टर्ड हीमोग्लोबिन होगा या हीमोग्लोबिन की डेफिशिएंसी होगी। तो वो किन किन कंडीशन में हो सकता है, एनीमिया, एनीमिया में क्या होता है कि हीमोग्लोबिन ही कम हो जाता है। इसके अलावा कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग, कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग में मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो हीमोग्लोबिन से कर जाता है, इसकी वजह से ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से बाइंड नहीं हो पाती है, तो इसको बोलते हैं एनेमिक हाइपोक्सिया। थर्ड है स्टेगनेंट
हाइपोक्सिया। स्टेगनेंट हाइपोक्सिया मतलब ब्लड फ्लो प्रॉपर नहीं हो पा रहा, ब्लड फ्लो अफेक्ट हो जाता है, ब्लड फ्लो अफेक्टेड, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि ब्लड फ्लो दो तरह से अफेक्ट हो सकता है, ठीक है। एक तो आर्टेरियल ऑब्स्ट्रक्शन हो सकता है, एक वीनस ऑब्स्ट्रक्शन हो सकता है। तो आर्टेरियल ऑब्स्ट्रक्शन को अपन बोलते हैं इस्चीमिया, और इस्चीमिया जो है, इस्चीमिया मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ सेल इंजरी है, ठीक है। हाइपोक्सिया मोस्ट कॉमन, और हाइपोक्सिया में भी अपन देखें तो इस्चेमिया मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ सेल इंजरी। इसके अलावा वीनस ऑब्स्ट्रक्शन हो तो उसको बोलते हैं कंजेशन, वीनस ऑब्स्ट्रक्शन को अपन बोलेंगे कंजेशन। तो ये था स्टेगनेंट हाइपोक्सिया। अब फोर्थ है हिस्टोटॉक्सिक हाइपोक्सिया। हिस्टोटॉक्सिक हाइपोक्सिया में क्या होगा, सेल्स होंगी जो बॉडी की वो यूटिलाइजेशन नहीं कर पाएंगी ऑक्सीजन का। तो सेल्स आर नॉट एबल टू यूज ऑक्सीजन, वो ऑक्सीजन को यूज नहीं कर पाएंगी। ये किस में देखने को मिलता है, ये साइनाइड पॉइजनिंग में, साइनाइड पॉइजनिंग में होता है, ठीक है। ये क्या होता है कि इसमें ईटीसी साइकिल जो होता है कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म का, वो अफेक्ट हो जाता है, ठीक है, ठीक है। साइटोक्रोम ऑक्सीडेज एंजाइम जो होता है वो अफेक्ट हो जाता है साइनाइड पॉइजनिंग में। मोस्ट सेंसिटिव बॉडी में सेल कौन सी है सेल इंजरी के लिए, और लीस्ट सेंसिटिव या रेजिस्टेंट सेल कौन सी है। तो मोस्ट सेंसिटिव सेल जो है नर्व सेल है, न्यूरॉन्स है, ठीक है। मोस्ट सेंसिटिव सेल है न्यूरॉन्स। लीस्ट सेंसिटिव कहें या रेजिस्टेंट सेल कहें सेल इंजरी से के लिए तो वो है फाइब्रोब्लास्ट। फाइब्रोब्लास्ट है वो मोस्ट रेजिस्ट। अपन ने बेसिक्स देखा सेल इंजरी के बारे में। अब अपन पढ़ते हैं कॉन्सेप्ट क्या होता है सेल इंजरी का, किस टाइप से होती है सेल इंजरी, क्यों होती है, ठीक है। तो मान लीजिए ये एक नॉर्मल सेल है, नॉर्मल सेल है। अब किसी भी टाइप का बॉडी में चेंजेज हुआ या बॉडी का फंक्शन चेंज हुआ, मान लीजिए एक प्रेगनेंसी है, किसी टाइप की डिजीज है, इसमें बॉडी की फंक्शनल डिमांड जो है वो चेंज हो जाती है। तो अगर बॉडी की फंक्शनल डिमांड चेंज होती है तो उसमें जो सेल हैं बॉडी में उनमें चेंजेज आने लगते हैं, चेंज, ठीक है। उसको बोलते हैं एडेप्टेशन, एडेप्टेशन, ठीक है। ये फंक्शनल डिमांड जो होती है बॉडी की उसके अकॉर्डिंग चेंजेज आते हैं सेल में, तो उसको बोलते हैं एडेप्टेशन। और अगर उस स्ट्रेस को रिमूव कर दिया जाए, उस स्ट्रेस को रिमूव कर दिया जाए तो वो सेल है वो अपना नॉर्मल फंक्शन रिस्टोर कर लेगी, वो सेल नॉर्मल हो। अब सेकंड कंडीशन है, मान लीजिए किसी सेल पे माइल्ड टू मॉडरेट स्ट्रेस है, ठीक। तो उस कंडीशन में क्या होगा, उसमें रिवर्सिबल सेल इंजरी होगी, ठीक है। रिवर्सिबल सेल इंजरी में क्या होता है कि अगर उस स्ट्रेस को रिमूव कर लें, अगर तो रिपेयर और हीलिंग प्रोसेस के द्वारा वो सेल वापस नॉर्मल हो जाएगी, ठीक है। रिपेयर और हीलिंग प्रोसेस होंगी, उसके बाद वो सेल वापस नॉर्मल कंडीशन में आ जाएंगी, ठीक है। मतलब सेल परमानेंटली डैमेज नहीं होती हैं। अगर स्ट्रेस जो है वो सीवियर है और परसिस्टेंट है, परसिस्टेंट और सीवियर स्ट्रेस है, ठीक है, तो उस सेल में है वो परमानेंट डैमेज हो जाएंगे, उस सेल में परमानेंट चेंजेज आ जाएंगे और वो सेल वापस रिपेयर और हील नहीं हो सकती। उसको बोलते हैं इरिवर्सिबल सेल इंजरी, इरिवर्सिबल सेल इंजरी। और वो परमानेंट चेंजेस फाइनली सेल डेथ के रूप में हो जाएंगे, यानी उस सेल की परमानेंट डेथ हो जाएगी, ठीक। अपन ने एक ओवरव्यू देखा कि सेल्यूलर चेंजेज क्या क्या होते हैं। अब अपन समझते हैं कि सबसे पहला सेल अडेप्टेशन, सेल्यूलर अडेप्टेशन कितने टाइप के होते हैं, सेल्यूलर अडेप्टेशन वो अपन देखने वाले हैं, ठीक है। तो पहला है एट्रोफी। एट्रोफी मीन्स क्या होता है कि अब्सेंट ग्रोथ, ग्रोथ अब्सेंट है। इसमें क्या होता है कि सेल की साइज और नंबर दोनों डिक्रीज हो जाते हैं, सेल की साइज भी कम हो जाती है और नंबर भी कम हो जाते हैं। एक होती है दूसरी हाइपरट्रोफी। हाइपरट्रोफी में क्या होता है कि सेल की ओनली साइज इंक्रीज होती है, नंबर इंक्रीज नहीं होता, ओनली साइज इंक्रीज होती है। हाइपरप्लेजिया, थर्ड है हाइपरप्लेजिया। हाइपरप्लेजिया में क्या होता है कि ओनली सेल के नंबर चेंज होते हैं, यानी नंबर इंक्रीज होते हैं, उसमें साइज इंक्रीज नहीं होगी, ओनली सेल के नंबर इंक्रीज होते हैं, ठीक है। मेटाप्लाजिया में क्या होता है कि जब भी किसी सेल पे किसी टाइप का स्ट्रेस हो तो वो सेल अपनी नेचर को चेंज कर लेती है, वो एक टाइप की सेल से दूसरे टाइप की सेल में चेंज हो जाती है, तो उसको बोलते हैं मेटाप्लाजिया। चेंज इन नेचर ऑफ द सेल इन प्रेजेंस ऑफ स्ट्रेस इज नोन एज मेटाप्लाजिया, ठीक है। अब देखिए स्क्वामस एपिथेलियम है, ये स्क्वामस एपिथेलियम कहाँ पे है, इशोफेगस में है। अगर गैस्ट्रो इसोफिजियल रिफ्लेक्स डिजीज एक लंबे टाइम तक है, एक लॉन्गर ड्यूरेशन तक ये डिजीज है, तो जो स्क्वामस एपिथेलियम है वो एसिडिक एनवायरनमेंट की वजह से इंटेस्टाइनल कोलुमनर एपिथेलियम में चेंज हो जाती है। अब जो स्क्वामस एपिथेलियम है ये एसिड सेंसिटिव सेल है,
इंडल कोलुमनर एपिथेलियम जो है ये एसिड रेजिस्टेंट सेल है, ठीक है। तो स्ट्रेस की वजह से एक टाइप की सेल दूसरे टाइप की सेल में कन्वर्ट हो गई, इसको बोलते हैं मेटाप्लाजिया, ठीक है। और ये देखने को मिलता है लॉन्ग ड्यूरेशन की जीईआरडी में, और उस कंडीशन को बोलते हैं बैरेट इसोफेगस। अब रिवर्सिबल सेल इंजरी में क्या होता है कि सेल परमानेंट डैमेज नहीं होती, ठीक है, वो वापस रिकवर कर जाती है, उसकी हीलिंग प्रोसेस के द्वारा वो वापस रिकवर कर जाती है। अब पहला जो ऑर्गन है सेल इंजरी में जो बॉडी में अफेक्ट होता है वो है माइटोकॉन्ड्रिया। फर्स्ट ऑर्गन अफेक्टेड इन सेल इंजरी इज माइटोकॉन्ड्रिया। अब माइटोकॉन्ड्रिया अफेक्ट क्यों होता है कि माइटोकॉन्ड्रिया जो है उसमें ईटीसी प्रोसेस होती है, क्रेब्स साइकिल होता है, और ये दोनों ऑक्सीजन की सप्लाई पर डिपेंड करते हैं, ठीक है। अगर ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं हो रही तो ये दोनों साइकिल प्रॉपर काम नहीं करेंगे, ठीक। तो माइटोकॉन्ड्रिया में ईटीसी और क्रेब साइकिल में ऑक्सीजन का यूटिलाइजेशन होता है, ठीक है, और ईटीसी में फाइनली एटीपी का प्रोडक्शन होता है, ठीक है। और इस एटीपी का यूज बॉडी में डिफरेंट टाइप की मैकेनिज्म, डिफरेंट टाइप की रिएक्शंस में यूज होता है, ठीक है। अब देखिए मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ सेल इंजरी था हाइपोक्सिया। हाइपोक्सिया में क्या होगा, ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी होगी। ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी से सबसे पहले ऑर्गन जो अफेक्टेड होगा वो होगा माइटोकॉन्ड्रिया। तो देखिए अपन कैसे ये प्रोसेस चलती है। ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी हुई, उसकी वजह से माइटोकॉन्ड्रिया में डिसफंक्शन हुआ, माइटोकॉन्ड्रिया अपना प्रॉपर काम नहीं कर पा रहा, प्रॉपर काम नहीं कर पा रहा तो उसकी वजह से ईटीसी नहीं हो पा रहा, और ईटीसी की वजह से एटीपी प्रोडक्शन नहीं हो पा रहा, तो एटीपी डिक्रीज हो जाएंगी। एटीपी डिक्रीज हो जाएंगी तो उसकी वजह से सेल मेम्ब्रेन है उसका डिस्फंक्शन होगा। सेल मेम्ब्रेन का डिस्फंक्शन क्यों होगा, सेल मेम्ब्रेन में होते हैं सोडियम पोटेशियम एटीपीएच पंप, और इस पंप को वर्क करने के लिए एटीपी की ज़रूरत होती है, ठीक है। अब एटीपी की डेफिशिएंसी है तो ये पंप प्रॉपर वर्क नहीं कर पाएगा, उसकी वजह से एक्टिविटी कम हो जाएगी इस पंप की। इस पंप की एक्टिविटी कम होगी तो क्या होगा कि सेल के अंदर सोडियम की कंसंट्रेशन सेल के अंदर इंक्रीज हो जाएगी। सोडियम की कंसंट्रेशन सेल के अंदर इंक्रीज होगी तो उसकी वजह से बाहर से वाटर सेल के अंदर एंटर करेगा। वाटर इंटर करेगा तो क्या होगा कि सेल स्वेल करने लग जाएगी, सेल की साइज इंक्रीज होने लग जाएगी, और उसको बोलते हैं सेल्यूलर स्वेलिंग या हाइड्रोपिक चेंज। और ये जो सेल्यूलर स्वेलिंग या हाइड्रोपिक चेंज है ये सबसे पहला माइक्रोस्कोपिक चेंजेज है सेल इंजरी का, माइक्रोस्कोपिक चेंज है सेल इंजरी का। अब देखिए रिवर्सिबल सेल इंजरी में क्या होता है कि जो मेम्ब्रेन के फॉस्फोलिपिड हैं, ठीक है, ऑर्गेनेल्स में वो डैमेज हो जाते हैं, तो उसकी वजह से जो साइटोप्लाज्म में है एक स्पाइरल स्ट्रक्चर दिखती है, उसको बोलते हैं माइलिन फिगर, ठीक। अगर इस स्ट्रेस को रिमूव कर लिया जाए, इस स्ट्रेस को रिमूव कर लिया जाएगा तो सेल वापस रिपेयर और हीलिंग प्रोसेस के द्वारा रिकवरी कर जाएगी, ठीक है, रिकवर हो जाएगी। रिवर्सिबल सेल इंजरी में होता है क्या है कि जो सेल के ऑर्गेनेल्स हैं उनकी मेम्ब्रेन डैमेज हो जाएगी, उनमें जो फॉस्फोलिपिड है वो डैमेज हो जाएंगे, उसकी वजह से साइटोप्लाज्म में एक स्पाइरल स्ट्रक्चर दिखती है, एक स्पाइरल स्ट्रक्चर दिखती है ऐसी, ठीक है, उसको बोलते हैं माइलिन फिगर। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखिएगा, माइलिन फिगर उसको बोलते हैं। अब क्या होता है कि और सेल में क्या चेंजेज आते हैं, तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का चेंज देखते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम किसको बोलते हैं, जब राइबोसोम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से अटैच हो जाते हैं तो उसको बोलते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और ये एक टाइप की प्रोटीन सिंथेसिस मशीनरी है, प्रोटीन सिंथेसिस मशीनरी है। अब क्या होता है कि ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एटीपी का यूज करके प्रोटीन सिंथेसिस करती है और मॉडिफिकेशन करती है, डिफरेंट टाइप की प्रोटीन्स बनाती है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी और क्वार्टनरी, ठीक है। अगर एटीपी कम हुए तो प्रोटीन का सिंथेसिस प्रॉपर नहीं हो पाएगा, प्रोटीन का सिंथेसिस प्रॉपर नहीं हो पाएगा, इसके अलावा प्रोटीन का मॉडिफिकेशन प्रॉपर नहीं हो पाएगा, तो क्या होगा, देखिए एटीपी कम हुई, डिस्फंक्शन ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हुआ, उसकी वजह से प्रोटीन डिक्रीज हुई, प्रोटीन का सिंथेसिस नहीं हो पा रहा प्रॉपर, और जो प्रोटीन बन भी रही हैं उनका मॉडिफिकेशन नहीं हो पा रहा तो वो मिसफोल्डेड प्रोटीन बन रही है, ठीक है, वो फंक्शनल प्रोटीन नहीं है, वो मिसफोल्डेड प्रोटीन है, वो कोई ना कोई प्रॉब्लम क्रिएट करेंगी बॉडी में, ठीक। तो ये होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में चेंजेज। अब देखते हैं कि रिवर्सिबल सेल इंजरी में मेटाबॉलिक चेंज क्या आएगा। रिवर्सिबल सेल इंजरी में मेटाबॉलिक चेंज क्या आएगा।
ठीक है। अब O2 की डेफिशिएंसी है, O2 की डेफिशिएंसी की वजह से एनारोबिक रेस्पिरेशन होगा, एनएरोबिक रेस्पिरेशन होगा। ठीक है, एनारोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है कि लैक्टिक एसिड की कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाती है। क्यों इंक्रीज हो जाती है? क्योंकि ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी में टीसीए या क्रेब साइकिल प्रॉपर काम नहीं करता है, तो लैक्टिक एसिड और पायरुविक एसिड की कंसंट्रेशन बॉडी में इंक्रीज हो जाती है। अब ये दोनों मॉलिक्यूल क्या है? एसिडिक है। दोनों मॉलिक्यूल एसिडिक है तो वो सेल के अंदर एसिडोसिस करेंगे। ठीक है, तो उसको बोलते हैं लैक्टिक एसिडोसिस। अब लैक्टिक एसिडोसिस बॉडी के अंदर हो जाएगा। इसके अलावा ग्लाइकोजन की कंसंट्रेशन भी बॉडी में डिक्रीज होगी, या ऐसे कहें कि ग्लाइकोजन का स्टोरेज भी बॉडी में कम होगा। ग्लाइकोजन क्या है? ये एक स्टोरेज फॉर्म है फूड की बॉडी के अंदर। ठीक है, बॉडी के अंदर मेनली लीवर के अंदर मिलती है। ठीक, अब ग्लाइकोजन कम क्यों होगा? क्योंकि एनारोबिक रेस्पिरेशन हो रहा है। ठीक है, अब एनारोबिक रेस्पिरेशन में एटीपी का प्रोडक्शन कम होता है। एटीपी का प्रोडक्शन कम होता है तो एटीपी की डिमांड को पूरा करने के लिए कहीं और से ग्लूकोज बनाया जाएगा। तो वो ग्लूकोज किसको, उस ग्लूकोज बनाने की प्रोसेस को बोलते हैं ग्लूकोनियोजेनेसिस। ठीक है, तो उसके लिए ग्लाइकोजन जो बॉडी में स्टोर है उसको डिफरेंट प्रोसेस के थ्रू उसको ग्लूकोज में कन्वर्ट किया जाएगा, और उस प्रोसेस को बोलते हैं ग्लाइकोजिनोलाइसिस प्रोसेस। ग्लाइकोजिनोलाइसिस प्रोसेस। ओके। रिवर्सिबल सेल इंजरी में और क्या देखने को मिलेगा? तो न्यूक्लियस में जो है, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमेटिन मटेरियल होता है। न्यूक्लियस के अंदर क्रोमेटिन मटेरियल होता है, तो एसिडिक एनवायरनमेंट की वजह से ये न्यूक्लियर जो मटेरियल है, ये क्रोमेटिन मटेरियल है, वो क्लम्प कर जाएगा। उसको बोलते हैं क्लम्पिंग ऑफ क्रोमेटिन मटेरियल। और क्या चेंजेस देखने को मिलेंगे? वो हार्ट और लीवर में देखने को मिलेंगे। हार्ट और लीवर में फैटी चेंजेज होंगे। फैटी चेंजेज अपने को मिलेंगे। वो क्यों मिलेंगे? ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ ट्राइग्लिसराइड इन हार्ट एंड लीवर। तो फैटी चेंजेज अपने को हार्ट और लीवर में देखने को मिलेंगे। अब देखिए, एक डायग्राम के थ्रू समझते हैं सेल इंजरी को। ये नॉर्मल सेल है। पहले रिवर्सिबल सेल इंजरी माइल्ड टू मॉडरेट स्ट्रेस में, उसमें क्या होगा? माइटोकॉन्ड्रियल डिसफंक्शन होगा। ठीक, डिसफंक्शन की वजह से एटीपी प्रॉपर नहीं बन पाएंगे, सेल्यूलर स्वेलिंग होगी। ठीक है, मेम्ब्रेन में ब्लेबिंग हो जाएगी, ब्लेब बन जाएंगे मेम्ब्रेन के, राइबोसोमल डिटेचमेंट हो जाएगा। ठीक है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रॉपर फंक्शन नहीं कर पाएगी, सेल्यूलर स्वेलिंग हो जाएगी। हाइड्रोपिक चेंजेस लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए है या सीवियर है, तो उसकी वजह से क्या होगा? इरिवर्सिबल सेल इंजरी होगी, इरिवर्सिबल सेल इंजरी होगी। ठीक है, और इरिवर्सिबल सेल इंजरी में क्या होता है कि मेम्ब्रेन डैमेज हो जाती है, फॉस्फोलिपिड डैमेज होते हैं, उसकी वजह से मेम्ब्रेन डैमेज होती है। ठीक है, लाइसोसोमल जो एंजाइम होंगे वो सेल के ऑर्गेनेल्स हैं उनको डैमेज कर देंगे। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रियल परमेबिलिटी जो होगी वो बढ़ जाएगी। ठीक, इसके अलावा न्यूक्लियस में चेंजेस देखने को मिलेंगे। तो न्यूक्लियस में क्या क्या चेंजेस दिखने को मिलेंगे? एक तो न्यूक्लियस का जो मटेरियल है वो उसका कंडेंसेशन हो जाएगा, तो उसको बोलेंगे पिक्नोसिस। ठीक है, न्यूक्लियस जो है उसका फ्रेगमेंटेशन हो जाएगा, उसको बोलेंगे कैरियोरेक्सिस। और अगर सीवियर कंडीशन है तो न्यूक्लियस का लाइसिस हो जाएगा। ठीक है, न्यूक्लियस वहाँ से डिसअपियर कर जाएगा, उसको बोलते हैं कैरियोलाइसिस। आगे अपन इसको वापस से समझेंगे। ठीक है, तो वो देखते हैं अपन वापस से इरिवर्सिबल सेल इंजरी। सेल इंजरी में क्या होता है कि इसमें सीवियर या परसिस्टेंट जो है वो स्ट्रेस होता है। ठीक है, तो सीवियर O2 की डेफिशिएंसी हुई, उसकी वजह से माइटोकॉन्ड्रियल डिसफंक्शन होगा, और सीवियर डेफिशिएंसी ऑफ एटीपी, सीवियर डेफिशिएंसी ऑफ एटीपी। अगर डेफिशिएंसी से सीवियर डेफिशिएंसी है, उसकी वजह से कैल्शियम के पंप प्रॉपर वर्क नहीं कर पाएंगे। अब जो कैल्शियम है वो माइटोकॉन्ड्रिया में डिपॉजिट हो जाएगा, तो उसको बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रियल डेंसिटी। अब जो ये माइटोकॉन्ड्रियल डेंसिटी है ये इरिवर्सिबल सेल इंजरी में भी तो देखने को मिलती है, ये रिवर्सिबल सेल इंजरी में भी कुछ हद तक देखने को मिलती है, लेकिन ये इरिवर्सिबल सेल इंजरी में बहुत सीवियर टाइप की होती है। ठीक है, हायर इन नंबर कंपेयर टू रिवर्सिबल इंजरी, मतलब ये कैल्शियम जो है ये डिपॉजिट होता है वो हायर नंबर में होता है इरिवर्सिबल सेल इंजरी में। अब इसकी वजह से क्या होता है कि वो सेल परमानेंट डैमेज हो जाता है उसमें, और उसको बोलते हैं सेल डेथ। ठीक है, उसमें परमानेंट चेंजेज आएंगे, उसका परमानेंट डैमेज हो जाएगा, वो सेल वापस से रिकवर नहीं कर पाएगी, रिपेयर नहीं कर पाएगी, हील नहीं हो पाएगी। अब परमानेंट डैमेज जो होगा सेल में वो किस टाइप से होगा तो वो देखते हैं अपन। ठीक है,
परमानेंट डैमेज की वजह से सेल डेथ हो जाएगी। अब परमानेंट डैमेज किस टाइप से होगा, तो लाइसोसोमल जो एंजाइम है उनका एक्टिवेशन हो जाएगा। ठीक है, लाइसोसोमल एंजाइम का एक्टिवेशन होगा, उसकी वजह से जो है वो सेल और ऑर्गेनेल्स को डैमेज कर देंगे या डाइजेस्ट कर जाएंगे। ठीक है, तो उसकी वजह से सेल डेथ होगी एक तो। इसके अलावा फॉस्फोलाइपेज जो एंजाइम है वो एक्टिवेट हो जाएंगे। अब फॉस्फोलाइपेज एंजाइम जो है वो सेल मेम्ब्रेन में जो फॉस्फोलिपिड है उनको डैमेज करेंगे या उनको डाइजेस्ट करेंगे, तो उसकी वजह से सेल मेम्ब्रेन में डैमेज होगा। सेल मेम्ब्रेन में डैमेज होगा, ये डिफ्रेंशिएट करेंगे अपन कि इरिवर्सिबल सेल इंजरी में सेल मेम्ब्रेन डैमेज होती है, जबकि रिवर्सिबल सेल इंजरी में सेल मेम्ब्रेन इंटेक्ट रहती है। ओनली सेल्यूलर स्वेलिंग आती है रिवर्सिबल सेल इंजरी में। इसके अलावा न्यूक्लियजेज एंजाइम जो हैं वो एक्टिवेट होंगे, तो वो क्या करेंगे कि न्यूक्लिक एसिड जितना भी है या न्यूक्लियस में जितना भी मटेरियल है, न्यूक्लिक मटेरियल, उसको डाइजेस्ट कर देंगे या उसमें चेंजेस ला देंगे। अब न्यूक्लियस में जो भी न्यूक्लिक एसिड है उसका कंडेंसेशन हो जाएगा, तो उसको बोलेंगे पिक्नोसिस। इस टाइप से एकदम कंडेंस होके वो इस तरह से इकट्ठा हो जाएगा, तो उसको बोलते हैं पिक्नोसिस। अगर न्यूक्लियस का जो मटेरियल है उसका फ्रेगमेंटेशन हो जाए, इस टाइप से उसका फ्रेगमेंटेशन हो जाए, ठीक है, उस टाइप से उसका फ्रेगमेंटेशन हो जाए तो उसको बोलते हैं कैरियोरेक्सिस। अगर कंप्लीट ब्रेकडाउन या कंप्लीट रिजोल्यूशन ऑफ न्यूक्लियस हो जाए, ठीक है, कंप्लीट ब्रेकडाउन हो गया, डिसअपियर कर गया न्यूक्लियस, तो उसको बोलेंगे कैरियोलाइसिस। इस सेल में देखिए न्यूक्लियस है ही नहीं, इस न्यूक्लियस यहाँ से गायब हो गया। ठीक, रिवर्सिबल सेल इंजरी के बारे में अब अपन देखते हैं कि रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल सेल इंजरी को डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे। तो वो अपन डिफ्रेंशिएट करेंगे हार्ट सेल में। हार्ट की एक सेल है, ये मान लीजिए हार्ट की एक सेल है। अब हार्ट में होता है एक कार्डियक ट्रोपोनिन टाइप का एंजाइम होता है, कार्डियक ट्रोपोनिन नाम का एक एंजाइम होता है हार्ट में। अब रिवर्सिबल सेल इंजरी में क्या होता है, इसका एग्जाम्पल होगा एंजाइना। एंजाइना एक पेनफुल कंडीशन है हार्ट की जो रिवर्सिबल सेल इंजरी टाइप की। अब रिवर्सिबल सेल इंजरी में सेल में स्वेलिंग तो आती है लेकिन मेम्ब्रेन का डैमेज नहीं होता, मेम्ब्रेन इंटेक्ट रहती है। अब मेम्ब्रेन इंटेक्ट रहेगी तो ये ट्रोपोनिन सेल से बाहर नहीं हो पाएगा। अब ट्रोपोनिन सेल से बाहर नहीं आ रहा मतलब ब्लड के अंदर जो है वो सीरम लेवल जो भी ट्रोपोनिन के हैं वो नॉर्मल रहेंगे। रिवर्सिबल सेल इंजरी में ट्रोपोनिन के लेवल नॉर्मल रहते हैं, यानी एंजाइना में ट्रोपोनिन के लेवल नॉर्मल रहते हैं। इसके अब देखते हैं कि रिवर्सिबल सेल इंजरी में क्या होता है। इरिवर्सिबल सेल इंजरी में क्या होता है कि ये सेल मेम्ब्रेन परमानेंट डैमेज हो जाती है। परमानेंट डैमेज होती है तो जो भी सेल के अंदर का जो कंटेंट है वो बाहर आ जाएगा, बाहर आएगा तो ट्रोपोनिन जो एंजाइम है वो भी बाहर आएगा। सेल मेम्ब्रेन परमानेंट डैमेज हुई, ट्रोपोनिन बाहर आया, ब्लड में उसके लेवल इंक्रीज हो जाएंगे, तो इरिवर्सिबल सेल इंजरी में ट्रोपोनिन के लेवल इंक्रीज हो जाते हैं। और इसका एग्जाम्पल क्या है, मायोकार्डियल इन्फाक्शन, मायोकार्डियल इन्फाक्शन। तो ये था इस टॉपिक में मेन पॉइंट। इस टॉपिक से रिलेटेड अगर आपको किसी भी प्रकार का डाउट है तो आप इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं मुझे। ठीक है, ये इंस्टाग्राम हैंडल है, आपने इतने पेशेंस के साथ मुझे सुना, थैंक यू सो मच।